नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। रिचा, लगभग चीखते हुए मैं कमरे से निकली। अब बस भी करो। कितनी बार समझाया है कि लड़कियों को ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बात नहीं करनी चाहिए, पर तुम्हारी खोपड़ी में तो मेरी कोई बात घुसती ही नहीं। कॉलेज नहीं जाना है क्या? और उत्तम, आप भी बस हद करते हैं। जवान बेटी के साथ क्या कोई इस तरह? मैं चाह कर भी अपने आप को काबू में नहीं रख पाई और भर्राई आवाज़ में आधी अधूरी ही सही मन की भड़ास निकाल ही दी। शांत प्रकृति की होने के कारण क्रोधित होते ही मुझे घबराहट सी होने लगती है, इसलिए पल भर में ही लगने लगा कि अंदर कुछ टूटने फूटने लगा है। ऐसा महसूस हो रहा था मानो मैं अचानक ही असहाय सी हो गई हूँ। ऋचा और उत्तम की धमाचौकड़ी और घर के कोने में दुबक कर एक दूसरे के कानों में गुपचुप बतियाने की प्रक्रिया ने मुझे निढाल करना शुरू कर दिया था। अपनी संवेदनशीलता से मैं स्वयं धराशायी हो गई। मेरी आंखें अनायास छलक उठीं। मृदुला, क्या हो गया है तुम्हें? उत्तम ने मेरे दोनों कंधों को थामते हुए पूछा। मैं और ऋचा तो हमेशा से ऐसे ही थे। ऋचा कितनी भी बड़ी हो जाए, पर मेरे लिए वह हमेशा वही रहेगी, नन्ही मुन्नी गुड़िया। हाँ, यह तो ठीक है, पर मेरे होठों पर अचानक जैसे किसी ने ताला लगा दिया। अंदर की बात अंदर ही अटकी रह गई। मैं सच्चाई नहीं बोल पाई। जिस सच के कड़वेपन को महसूस करके मैं अंदर ही अंदर तड़प रही थी, उस बात को उजागर करने के ख्याल मात्र से भी दिल सहम सा जाता था। तुम बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही हो। क्या बात है? लगता है अंदर ही अंदर कुछ सोच खाई जा रही है। मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उत्तम ने मुझे अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के सहभागी हैं। मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं। एक झटके में उत्तम के हाथों को मुक्त करते हुए मैं उठ खड़ी हुई। उत्तम की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों से अब मुझे नफरत सी होने लगी थी। सोचने लगी, कितना झूठ बोलता है उत्तम। क्या ज़रूरत है उसे ये कहने की कि मैं उसके सुख दुख की साथी हूँ? यदि ऐसा होता तो वह मेरे साथ बिताए जाने वाले लम्हों को ऋचा के साथ न बांटता। मैं विकल हो उठी तो प्रयास किया कि सोफे पर पड़े बैग को कंधे पर लटकाते हुए तत्काल घर से बाहर निकल जाऊं, पर ऋचा दरवाजे पर दोनों हाथ फैलाए खड़ी हो गई। माँ, पहले नाश्ता। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? ऋचा ने मुझे धकेलते हुए खाने की मेज पर बिठा दिया। माँ, मुझे तो लगता है आप रात दिन मेरी शादी को लेकर परेशान रहती हैं, पर अभी मेरी उम्र ही क्या है, और फिर मैं कोई काली कलूटी तो हूँ नहीं जो लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों पिताजी? ठुनकती हुई ऋचा ने मुझे खुश करने का प्रयास करते हुए उत्तम से पूछा। बिल्कुल सही। पल भर पहले मेरे चिंताग्रस्त चेहरे को लेकर बेहद गंभीर हो उठे उत्तम ऋचा की बात सुनकर फिर से चुलबुले बन बैठे। पर ऋचा, तुम्हारा शरीर जिस तरह से मोटा होता जा रहा है, उससे तो लगता है कि तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिलने से रहा। माँ देखो ना, पिताजी हमेशा मुझे मोटी कहकर चिढ़ाते रहते हैं। मेरी प्लेट में गाजर का हलवा परोसती हुई ऋचा बोली। जानती हो माँ, पिताजी ने मुझे एक भी चम्मच गाजर का हलवा खाने को नहीं दिया, इसलिए तो मैं इनसे लड़ रही थी। अब तुम ही बताओ, क्या मैं सचमुच इतनी मोटी हूँ? मैं ऋचा के सवाल का कोई जवाब ना दे पाई, बस आंखें तरेर कर उसकी ओर देखते हुए जतला दिया कि मुझे उसका बातचीत करने का यह ढंग बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाश्ता गले के नीचे नहीं उतर रहा था। मैं उठ खड़ी हुई। यह क्या माँ, पूरा तो खा लो। नहीं बस। रहने दे ऋचा, लगता है तेरी माँ डाइटिंग कर रही हैं। इन्हें शायद इस बात का डर है कि कहीं तुम खूबसूरती में इनसे बाजी न मार लो। और दोनों की खनकती हंसी अंगारों की तरह मेरे कानों से टकराई। मैं रुआंसी हो उठी। सोचा दौड़कर दम घोंटू माहौल से बाहर निकल जाऊं, पर अचानक बढ़ते कदम रुक गए। ऋचा, तुम भी चलो ना, तुम्हारे कॉलेज का तो समय हो गया है। ऋचा को मैं छोड़ दूंगा, तुम जाओ। ऋचा को अपने अंक में समेटते हुए उत्तम ने कहा तो उसका साहस और ऋचा की उन्मुक्तता ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। लाचार सी अपनी ही पीड़ा से झुलसी मैं तेजी से घर से बाहर निकल गई।
उस रोज़ दफ्तर में किसी काम में मन नहीं लगा। थोड़ा बहुत काम जैसे तैसे निपटा कर मैं निढाल सी कुर्सी पर बैठी रही। चिंता में डूबे मेरे दिल और दिमाग में बार बार वही दृश्य आता जाता रहा जब उत्तम ने ऋचा को अपने पास खींच लिया था। मन में कुलबुलाहट होने लगी कि पिता पुत्री में ऐसे प्रेम प्रदर्शन का बुरा लगना अस्वाभाविक है। पर उत्तम तो ऋचा के सौतेले पिता हैं, यानी मेरे दूसरे पति। इस बात को मैं कभी भूल ही नहीं पाती थी। सालों पहले का दृश्य आंखों के आगे साकार हो उठा जब उत्तम सागर की मौत की सूचना देने मेरे घर आया था। विधवा होने की सूचना मिलते ही मैंने दीवारों से बाहें टकराते हुए चूड़ियां तोड़ डाली थीं। मुझे लगा था मेरे साथ मेरी तरह चीत्कार कर रोने वाला उत्तम मेरी पीड़ा का सच्चा सहभागी है। वह बोला, भाभी, अब हम कैसे जिएंगे? सागर के बगैर तो मैं 2 कदम भी नहीं चल सकता। उत्तम के असहनीय वार्तालाप ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं तत्काल आंसू पोंछ डालूं और उसको संभालने का प्रयास करूं। बिना कुछ सोचे समझे मेरे सीने से लगकर उस रोज़ वह इतना मासूम लगा था कि मैं देर तक उसे अपनी बाहों में समेटे रही। उसके आंसुओं ने मेरे आंचल से चुपके से दोस्ती कर ली थी। उसके बाद उत्तम जब भी आता, कभी मेरे सिर पर हाथ फेरकर संरक्षक बन जाता, तो कभी मेरे आगोश में छिपकर एक नन्हा बालक। तब ऋचा 2 साल की थी। ऋचा के पिता यानी सागर ने मुझे कभी अकेले चलना नहीं सिखाया था। हर वक्त मेरे हाथों को अपने हाथों में लिए चलता था। मैं कभी अगल बगल देखकर यह जानने का प्रयास न करती कि जिस राह पर वह मुझे लिए जा रहा है वह कहाँ जाकर ख़त्म होती है। मेरी आंखें तो सागर के तेजस्वी चेहरे पर टिकी रहती थीं, पर वह अचानक मुझे नन्ही ऋचा के सहारे ऐसी जगह छोड़कर चला गया जहाँ से ना तो मुझे आगे का मार्ग पता था न पीछे का। अचकचाई से जब भी मैं इस अनजान शहर में इधर उधर नज़र दौड़ाती तो सिवा उत्तम के कोई और मुझे नज़र न आता जिसे मेरी आंखें पहचानती हों। मैं उत्तम के सहारे की मोहताज थी और वह मेरे सामीप्य का। इसीलिए तो एक दिन उसने भाभी और आप की सारी सीमाओं को लांघकर मेरे हाथों को थाम लिया और पूछा, मुझसे शादी करोगी? मैं अचंभित अवाक सी उसे ताकती रह गई। मासूमियत से मेरे सीने से लग जाने वाला उत्तम कभी मेरे सामने ये प्रस्ताव रखेगा, इसकी तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। यदि कभी ऐसी कल्पना की होती तो उसके द्वारा पूछे जाने वाले इस संभावित प्रश्न का एक उचित उत्तर भी तैयार रखती, पर मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। मेरे जीवन से सागर की कमी की परिपूर्ति करने की इच्छा रखने वाला उत्तम उस समय मेरे लिए पूजनीय था या एक ओछी प्रवृत्ति वाला स्वार्थी इंसान, मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे सशंकित देखकर उसने कहा था, मृदुला, तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ गया है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। मेरी माँ ने मेरा रिश्ता कहीं और करना चाहा था, पर मैं उसके लिए तैयार नहीं था। तुम कभी यह ना समझना कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो स्नेह है उसमें वासना छिपी है, पर किसी और से शादी करके मैं तुम्हारी और ऋचा की देखभाल में असमर्थ हो जाऊंगा। मैं तुम दोनों को असहाय नहीं छोड़ सकता, इसलिए यह प्रस्ताव रख रहा हूँ। मैं विस्मित से उसे देखती रह गई। कितना अनोखा और निराला सा था उसका प्रस्ताव। मेरी भावनाओं में, मेरे हृदय में और मेरी आंखों की गहराइयों में उसने कब और कैसे कब्जा कर लिया, मैं जान ही न पाई। जब उसने मेरे रोम रोम को जीत लिया था तो इनकार भला मैं किस मुंह से करती। उत्तम के सामने मेरा झुका सिर मेरी मौन स्वीकृति का सूचक बन गया और समाज के रीति रिवाजों और दकियानूसी परंपराओं से लड़ते हुए उत्तम ने मेरी मांग में तारे सजा दिए। उत्तम ने मेरी और ऋचा की जिंदगी में बहार ला दी थी। ऋचा के साथ कभी अनजाने कोई अन्याय न हो जाए, इस विश्वास को अंजाम देने के लिए उसने कभी एक और बच्चे की इच्छा नहीं की। लेकिन मेरी खुशियों को रोशन रखने के लिए अपनी आकांक्षाओं से दीप जलाने वाला उत्तम अचानक बदलने लगा था। उसके जीवन से मेरा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अब ऋचा ही उसकी सब कुछ थी। यौवन की दहलीज पर खड़ी ऋचा को अच्छे बुरे की शिक्षा देते देते मैं हार गई थी, पर मैं पिता के साथ करने वाली अपनी शरारतों में जरा सी भी कमी नहीं करती थी। एक पुरुष और एक स्त्री के रिश्ते में थोड़ी सी दूरी कितनी ज़रूरी है, इस बात को ऋचा और उत्तम ने नज़रअंदाज कर दिया था। उन दोनों के बीच का यह गहन रिश्ता मेरी नज़रों में तब संदेहास्पद हो उठा था जब उत्तम ने पुरानी फैक्ट्री का काम छोड़कर एक नई फैक्ट्री में नौकरी कर ली। इस नई फैक्ट्री में हमेशा उसकी शिफ्ट ड्यूटी रहती थी और जब रात की ड्यूटी रहती तब ऋचा और उत्तम दोपहर को घर पर अकेले ही रहते थे,
क्योंकि ऋचा के कॉलेज का समय दोपहर के 1 बजे तक का ही था। इस एकांत ने उनके स्नेह में जरा सा परिवर्तन कर दिया था। अब वे एक दूसरे के परम मित्र बन बैठे थे। सुबह शाम उत्तम ऋचा के आगे पीछे लगा रहता था। कभी उसके गोरे गालों पर चिकोटी काट लेता, तो कभी उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने अंक में भर लेता। जब भी उत्तम ऐसा करता, मेरे दिल पर जोर की चोट लगती। पहली बार मेरा माथा तब ठनका जब एक दोपहर सिरदर्द के कारण मैं जल्दी घर लौट आई थी और ऋचा को उस रोज अपने शयन कक्ष में सोया पाया। उसके बाद मेरे सिर में दर्द हुआ या नहीं मुझे याद ही नहीं, क्योंकि जब कहीं गहरी चोट लगती है तब पहले वाली चोट की पीड़ा अपेक्षाकृत कम हो जाती है, और यही मेरे साथ भी हुआ। तब से मन में यही संशय भरा हुआ था कि कहीं सौतेले पिता और पुत्री के बीच कुछ अनैतिक तो नहीं। तब से मैंने उन दोनों के व्यवहार पर अपनी तेज तर्रार नज़रों से जासूसी शुरू कर दी और यही पाया कि वे एकांत प्रिय हो चले हैं। कुल 3 सदस्यों वाले छोटे से परिवार में भी उन्हें दखल अंदाजी की बू आती थी। इसलिए वे कभी छत पर तो कभी बगीचे के किसी कोने में दुबक जाते थे। कभी उनके बीच एक रहस्यमय खामोशी, तो कभी लोकलाज के सारे बंधनों को भूलकर वे एक दूसरे से आलिंगनबद्ध हो प्रेमालाप करते। उनके बीच में उपेक्षित थी। यह विचार मेरी आंखों को गीला किए जा रहा था। जी तो यही चाह रहा था कि खूब रहूं, पर कार्यालय में मेरा रोना अशोभनीय कहलाता। इसीलिए अपनी भावनाओं को संयत करने का प्रयास किया। जब से मेरे मन में उत्तम और ऋचा को लेकर संशय जागा, तब से मैं लगातार ये प्रयास कर रही थी कि ऋचा के लिए जल्दी योग्य लड़का तलाश लूं। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से मैंने इस संबंध में बात की थी और सभी से आग्रह भी किया था कि ऋचा के लिए लड़का तलाशने में वे मेरी सहायता करें। घड़ी पर ध्यान गया तो शाम के 5 बज गए थे। घर जाने का समय हो गया था। पर घर शब्द से मुझे चिढ़ सी होने लगी थी। घर तो वह जगह होती है जहाँ हर कोने में स्नेह, विश्वास और त्याग की भावना भरी हुई हो। वह घर जहाँ पल पल एक गोपनीयता का एहसास भरा हो। वहाँ जाने की इच्छा भला किसे होगी, पर जाना तो होगा ही। सोचते हुए मैं उठ खड़ी हुई। घर पहुँचने से पहले मैंने निर्णय लिया कि ऋचा को अब घर पर नहीं रहने दूंगी, और जब तक उसके लिए योग्य लड़का नहीं मिल जाता तब तक के लिए उसका दाखिला किसी लड़कियों के छात्रावास में करा दूंगी। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन मैं इस बात को लेकर भी चिंतित थी कि उत्तम को वजह क्या बताऊंगी। ऋचा को घर से दूर करने की बात पर वह जरूर नाराज हो जाएगा। हो सकता है मुझसे लड़ भी पड़े। घर पहुंची तो बरामदे में ही कुर्ता पजामा पहने और शॉल लपेटे बड़ी बेसब्री से चहलकदमी करता उत्तम नजर आया। उसको देखते ही मन में कड़वाहट सी भर गई। किसका इंतजार कर रहा है, यह जानने की उत्सुकता थोड़ी बहुत तो थी, पर पूछने की इच्छा ही नहीं हुई। मैं तेजी से शयन कक्ष में पहुंचकर निढाल सी बिस्तर पर गिर पड़ी और पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। मृदुला, उठो ना, सो क्यों रही हो? मुझे झकझोरते हुए उत्तम ने उठा दिया। थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, बड़ी थकान हो रही है। मैंने बेरुखी से अपनी बात कह दी और ये जतला दिया कि उसकी बात में मानना नहीं चाहती। मृदुला, इस बार जरा सख्ती से उसने मुझे खींचकर उठा दिया। मैं अचकचाई से उठ बैठी और उत्तम के इस अजीबोगरीब व्यवहार के कारण विस्मित से उसे ताकती रह गई। अभी तुम सो नहीं सकती, जल्दी से मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ। नीचे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन मेहमान? हमारी ऋचा का भावी पति अपने माता पिता के साथ आया हुआ है। क्या? मैं आंखें फाड़े उत्तम को देखती रह गई। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। मैं और ऋचा मिलकर तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए तुम्हें पहले से नहीं बताया। इस लड़के को ऋचा ने स्वयं पसंद किया है। पिछले महीने जब उसने मुझे ये बात बताई तब मैंने निर्णय लिया कि अकेले ही पहले उस लड़के को परखूंगा, और यदि वे हमारी बेटी के योग्य सिद्ध हुआ तो फिर तुम्हें बताऊंगा। मैं पिछले 15 दिनों से इसी काम में लगा हुआ था। लड़का डॉक्टर है। कई लोगों से मिलकर मैंने पता लगाया और जब आश्वस्त हो गया तो आज उसे घर पर बुला लिया ताकि तुम मुझसे मिलकर बाकी की कार्रवाई करो। मैं हैरानगी से उत्तम को देखती रह गई। आज हम दोनों का इरादा तुमको सरप्राइज देने का था, पर तुम इतनी थकी थकी सी लगी कि पल भर के लिए तो हम भी परेशान हो गए। लड़के वाले शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। एक बार बेटी का बोझ सिर से उतर जाए फिर मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही तो रह जाओगी। अभी शायद मेरा प्यार बट गया है, इसलिए तुम्हारी तकलीफ को देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, पर कुछ दिनों बाद मेरी जिंदगी में तुम अकेली रह जाओगी, तब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। अच्छा,
अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मेरे गालों को थपथपाता हुआ उत्तम बोला और बाहर निकल गया। ऋचा के प्रति उत्तम के निश्चल स्नेह को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। मैं सोचने लगी कि कितने गंदे हो गए थे मेरे विचार कि मुझे सरप्राइज़ देने की उनकी गुपचुप तैयारी में मुझे उनका आपत्तिजनक प्रेमालाप नजर आया। बहुत प्रयास किया कि अपने आप को संभाल लूं, पर रो ही पड़ी। जल्दी ही आंसुओं ने मन का सारा मैल धो डाला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।